इस सेक्शन में हम मिक्सचर और एलिगेशन को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि जो एलिगेशन रूल है वो क्या होता है, उसको किस तरह से यूज किया जाता है। बेसिक क्वेश्चन हमने वहाँ पर देखे हैं। अगर आपने पार्ट 1 को मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो एलिगेशन रूल है वो मैंने वहाँ पर समझाया, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख लें। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट 2 है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड मिक्सचर। कंपाउंड मिक्सचर क्या होता है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, ये सब कुछ हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट नए वीडियोस से जुड़ी हुई कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 2, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड मिक्सचर। तो कंपाउंड मिक्सचर पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपाउंड मिक्सचर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो मिक्सचर के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है भाई। जब भी दो प्रोडक्ट या दो से ज़्यादा हम कह सकते हैं या फिर दो इंग्रेडिएंट मिक्स किए जाते हैं भाई, वो सेम हो सकते हैं बट उनकी क्वालिटी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो मिक्सचर बनता है और डिफरेंट प्रोडक्ट हैं तब भी उनको मिलाते हैं तो मिक्सचर बनता है। जैसे मिल्क और वाटर की हमने बात की, वहाँ पर सेम के लिए हमने राइस की बात की बट डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के, एक चीपर और एक डियरर। कंपाउंड मिक्सचर क्या होता है, जब भी हमारे पास में कोई मिक्सचर होता है और उसमें कोई अदर मिक्सचर मिलाया जाता है या फिर उसी तरह का मिक्सचर मिलाया जाता है बट क्वालिटी अलग अलग होती है। मान लीजिए मिल्क और वाटर का हमारे पास में मिक्सचर है, यहाँ पर रेशो मिल्क और वाटर का जो है 7:2 का है, और इस मिक्सचर में जो रेशो है वो अलग है, 8:3 का है। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, ये भी मिल्क और वाटर का है, लेकिन दोनों को मिलाया जाएगा। ठीक है, दोनों को मिलाया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, कंपाउंड मिक्सचर। इसी तरीके से मिक्सचर है और उसमें कोई इंग्रेडिएंट मिलाया गया, कोई इंग्रेडिएंट मिलाया गया, कोई आइटम मिलाया गया, कोई प्रोडक्ट मिलाया गया। ठीक है, कोई भी अलग प्रोडक्ट मिलाया गया या फिर सेम कह सकते हैं भाई मिल्क और वाटर का ये है और मिल्क ही इसमें मिलाया जा रहा है, तब भी इस जो बनने वाला मिक्सचर होगा उसको हम कंपाउंड मिक्सचर कहेंगे। तो मिक्सचर में जो प्रोडक्ट मिलाए गए हैं और तीसरा जो प्रोडक्ट मिलाया जा रहा है, एक तरह से सेम भी हो सकता है भाई, मिल्क और वाटर का यहाँ पर मिक्सचर है और मिल्क यहाँ पर मिलाया जा रहा है तो कंपाउंड मिक्सचर बनेगा, और मिल्क और वाटर का मिक्सचर है और एल्कोहल मान लीजिए इसमें मिलाया जा रहा है, ठीक है, तो भी उसको कंपाउंड मिक्सचर यहाँ पर बोला जाएगा। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, बस एक तरफ मिक्सचर होना चाहिए, तब जाके उसमें अगर कोई इंग्रेडिएंट मिलता है, कोई मिक्सचर मिलता है तो उसे कंपाउंड मिक्सचर बोल दिया जाएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन टू वेजल्स A and B there is mixture of milk and water. The ratio of milk and water in these vessels is 5:2 and 8:5 respectively. In what ratio these mixtures be mixed together so that the ratio milk and water in the न्यू मिक्सचर बिकम्स 9:4। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, दो वेजल्स हैं ए और बी जिनमें मिक्सचर भरा हुआ है किसका, मिल्क और वाटर का। ठीक है, दोनों में ही मिल्क और वाटर का मिक्सचर भरा हुआ है और रेशियो यहाँ पर दिया गया है भाई, जो वेजल ए है उसमें 5:2 का रेशो है भाई, मिल्क और वाटर का जो रेशो है 5:2 का है, और जो बी वेजल है उसमें 8:5 का रेशो है। अब हमसे ये बोला गया है कि किस रेशो में भाई, दोनों वेजल से किस रेशो में हम मिलाएं, उनको मिक्स करें ताकि जो नया मिक्सचर बनेगा, ठीक है, जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 9:4 का रहे। अब नया जो मिक्सचर बनेगा उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या बोल देते हैं भाई, कंपाउंड मिक्सचर यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि दो मिक्सचर्स को यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तीसरा जो मिक्सचर बनेगा वो कंपाउंड मिक्सचर बनेगा और उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 9:4 का। और फ्रेंड्स, बैंक पीओ में क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको मिक्सचर और एलिगेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह से सोल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कॉस्ट प्राइस आपको किसी एक प्रोडक्ट की माननी पड़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ पर मानता हूँ, प्रोडक्ट यहाँ पर दो हैं हमारे पास में, मिल्क और वाटर। तो मिल्क की हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि जो मिल्क है वो 1 रुपीज़ पर
लीटर से है, ठीक है। उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 1 रुपीज़ पर लीटर का, 1 लीटर के लिए 1 रुपया है। अब आपको क्या करना है, जो मिल्क की क्वांटिटी है हर एक वेसल में वो क्वांटिटी निकालनी है। भाई यहाँ पर आप वाटर के लिए भी कॉस्ट प्राइस मान सकते थे और उससे भी सोल्व कर सकते थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तब भी आंसर राइट ही आएगा, वही आएगा जो हम इस तरह से मिल्क को लेते हुए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वेसल ए की अगर मैं बात करूँ, उसमें 1 लीटर के मिक्सचर में 1 लीटर के मिक्सचर में जो मिल्क होगा वो मिल्क कितना होगा, यहाँ पर रेशो हमें दिया गया है 5:2 का, तो यहाँ पर मिल्क होगा 5/7 लीटर, ठीक है। रेशो हमें दिया गया है 5 और डिवाइडेड बाय 5+2, तो यहाँ पर 1 लीटर के मिक्सचर में मिल्क जो होगा वो होगा 5/7 लीटर। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं देखूँ वेसल ए के लिए मिल्क की, कॉस्ट प्राइस अगर मैं देखूँ वेसल ए के लिए 1 लीटर में मिल्क की, तो कितनी हो जाएगी भाई, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 5/7 रुपीज़ पर लीटर, क्योंकि 1 रुपया 1 लीटर के लिए, 5/7 लीटर के लिए कितने रुपए हो जाएंगे भाई, 5/7 रुपीज़, ठीक है। अब बात करें वेसल बी की, तो 1 लीटर के मिक्सचर में जो मिल्क होगा वो कितना होगा, यहाँ पर देखिए रेशो हमें दिया हुआ है 8:5 का, तो यहाँ पर मिल्क होगा 8/13 का, भाई 8 डिवाइडेड बाय 8 + 5 कितना हो गया 13, ठीक है। तो 8/13 लीटर का होगा। और कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 8/13 रुपीज़ पर लीटर होगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमने क्या मानी हुई है भाई, 1 रुपीज़ पर लीटर। अब बात करते हैं कंपाउंड मिक्सचर की, ठीक है, जो लास्ट में दोनों ही मिक्सचर को मिलाकर बनाया गया कंपाउंड मिक्सचर की बात करते हैं। उसमें जो मिल्क का रेशो है वो क्या है, देखिए 9 का है, ठीक है। तो अगर मिल्क की बात करें तो 1 लीटर के मिक्सचर में जो मिल्क का पार्ट होगा वो कितना होगा, 9/13 होगा, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाय 9 + 4 कितना हो जाएगा, 9/13 लीटर, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 9/13 रुपीज़ पर लीटर। और यही हमारी मीन प्राइस भी है भाई, एवरेज प्राइस यही होगी, क्योंकि दोनों मिक्सचर्स को मिलाया गया है और रेशो ये लाना है, ठीक है। तो दोनों के बीच की वैल्यू होगी एवरेज वैल्यू होगी, तो कॉस्ट प्राइस अगर ये हमने निकाली है तो एवरेज प्राइस भी यही होगी, ठीक है। अब एलिगेशन रूल हम यहाँ पर लगा सकते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस वेसल ए के लिए 5/7, भाई मिल्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और 8/13 वेसल बी के लिए मिल्क की जो प्राइस कॉस्ट प्राइस निकली है, मीन प्राइस कितनी है 9/13। तो सोल्व कर लेते हैं इसे, देखिए 9/13 माइनस 8/13 कितना हो जाएगा, 1/13, ठीक है। अब 5/7 माइनस 9/13 कितना हो जाएगा भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं, 5/7 माइनस 9/13 कितना एलसीएम आएगा 91, भाई 91 डिवाइड होगा 7 से कितने टाइम, 13 टाइम, 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा 65, और 91 डिवाइड होगा 13 से 7 टाइम, 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा 63। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/91। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 13 से ये डिवाइड हो जाएगा, भाई ये डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, ये डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 7 से इंटू कर देते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 2, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेशियो यहाँ पर क्या आ गया है, देखिए 7:2 का। डेट मीन्स जो मिक्सचर है हमारे पास में वेसल ए और वेसल बी में, तो वेसल ए से 7 पार्ट हमें निकालना पड़ेगा, वेसल बी से 2 पार्ट हमें निकालना पड़ेगा। अगर वेसल ए से 7 लीटर हमने निकाल लिया तो वेसल बी में से हमें 2 लीटर निकालना पड़ेगा। इस रेशो को बनाने के लिए भाई मिल्क और वाटर का जो रेशो है 9:4 हो जाए, तो इस रेशो में हमें जो वेसल ए और बी का जो प्रोपोर्शन रखना है वो 7:2 का रखना है। और ये रेशियो हमारे पास में आया जब हमने कॉस्ट प्राइस मानी है मिल्क की 1 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। और मिल्क को लेते हुए ही सोल्व किया है हमने। और मैंने कहा था कि वाटर की कॉस्ट प्राइस मानकर वाटर को ही सोल्व करते हुए, जैसे वेसल ए में मिल्क का पार्ट हमने सोल्व किया, बी में मिल्क का पार्ट हमने लिया, उसी तरीके से वेसल ए वेसल बी में वाटर का पार्ट लेकर अगर हम सोल्व करें तब भी जो प्रपोर्शन आएगा ए और बी के बीच में, वेसल ए वेसल बी के बीच में 7:2 का ही आएगा। तो इसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम स्पेस कर लेते हैं, ठीक है। अब वाटर को हम लेते हुए चलेंगे, कॉस्ट प्राइस आप वाटर की मानिए 1 रुपीज़ पर लीटर।
और प्रोपोर्शन आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, 7:2 आया था, ठीक है। वेजल ए वेजल बी का जो प्रोपोर्शन है मिक्सचर बनाने के लिए वो 7:2 आया था मिल्क, जब हमने कॉस्ट प्राइस मिल्क की ली थी, ठीक है। अब वाटर की हम बात कर रहे हैं। वेजल ए के लिए बात करें कि वेजल ए में 1 लीटर का जो मिक्सचर है उसमें वाटर का जो पार्ट होगा वो कितना होगा भाई। रेशियो क्या दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का दिया हुआ है 5:2, तो वाटर का क्या पार्ट होगा 2/7, ठीक है, 2/7 लीटर। और कॉस्ट प्राइस की मैं बात करूं, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी भाई, 1 रुपया है 1 लीटर के लिए, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी वेजल ए के लिए वाटर की 2/7 रुपीज़ पर लीटर। ऐसी इसी तरीके से बी वेजल की बात करें, 1 लीटर मिक्सचर में वाटर का जो पार्ट होगा वो कितना होगा भाई, रेशियो हमें दिया गया है 8:5, तो वाटर मिल्क और वाटर का है, तो यहाँ पर वाटर का पार्ट होगा 5/13 लीटर, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 5/13 रुपीज़ पर लीटर। और मीन प्राइस की हम बात करें तो मीन प्राइस क्या होगी, देखिए कॉस्ट प्राइस और कंपाउंड मिक्सचर में जो कॉस्ट प्राइस होगी वाटर की वही हमारी मीन प्राइस होगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगी वो, रेशियो हमें दिया गया है मिल्क और वाटर का 9:4, तो वाटर की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या होगी 4/13, ठीक है, 4/9 + 4 दैट मीन्स 13 रुपीज़ पर लीटर। भाई इसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमने निकाली थी मिल्क की उस समय, यहाँ पर हम वाटर से सोल्व करते हुए आ रहे हैं, वाटर का पार्ट लिया है, तो वाटर की जो कॉस्ट प्राइस है मेन प्राइस है वो क्या आ जाएगी 4/13 रुपीज़ पर लीटर। अब एलिगेशन रूल हम यहाँ पर लगा सकते हैं, भाई देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है वाटर की वेजल ए में 2/7 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है, और वेजल बी में कितनी है 5/13 रुपीज़ पर लीटर। और मेन प्राइस क्या है हमारे पास में वाटर के लिए 4/13 रुपीज़ पर लीटर। तो देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे, यहाँ पर 5/13 माइनस 4/13 कितना हो जाएगा 1/13, और यहाँ पर 4/13 माइनस 2/7 कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा 91, 91 डिवाइड होगा 13 से 7 टाइम, 7 × 4 28, 91 डिवाइड होगा 7 से कितने टाइम 13 टाइम, 13 × 2 26, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/91। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए 13 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम, और दोनों तरफ 7 से इंटू करने पर क्या आ जाएगा, देखिए रेशियो क्या आ जाएगा 7:2, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेजल ए के लिए था, वेजल बी के लिए था कॉस्ट प्राइस वाटर का, तो यहाँ पर जो प्रपोर्शन आएगा वेजल ए और वेजल बी के लिए वो क्या आएगा 7:2। तो आप ध्यान दीजिएगा जब मिल्क की हम बात कर रहे थे तब भी रेशियो क्या था 7:2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें मिक्सचर में जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट को लेकर आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है, जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट एक ही आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 barrels contains a mixture of ethanol and gasoline. The content of the ethanol is 60% in the first barrel and 30% in the second barrel. In what ratio must the mixtures from the first and the second barrel be taken to form a mixture containing 50% ethanol? तो देखिए यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, 2 बैरल्स है जिनमें मिक्सचर है इथेनॉल और गैसोलीन का। तो फर्स्ट बैरल की बात करें तो उसमें इथेनॉल है 60%, इसका मतलब क्या हुआ भाई, बचा हुआ पार्ट कितना हो गया 40%, 40% कितना क्या होगा गैसोलीन होगा, क्योंकि मिक्सचर किनका है दोनों का ही है, इथेनॉल और गैसोलीन का। 60% इथेनॉल हो गया तो 40% गैसोलीन होगा। अब सेकेंड बैरल की बात करें तो उसमें इथेनॉल है 30%, इसका मतलब क्या होगा गैसोलीन कितनी हो जाएगी 70%, ठीक है। अब पूछा यह जा रहा है कि किस रेशियो में बैरल फर्स्ट में से और बैरल सेकंड में से हम मिक्सचर को मिक्स करें, ठीक है, किस रेशियो में मिक्स करें ताकि जो नया मिक्सचर बनेगा कंपाउंड मिक्सचर बनेगा उसमें इथेनॉल की मात्रा 50% रहे। अब देखिए यहाँ पर इजीली हम सोल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही जो वैल्यूज हैं एक तरह से देखा जाए तो परसेंटेज में है, और मिक्सचर में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए डेट मीन्स मीन वैल्यू हमारे पास में है, दोनों अलग अलग बैरल्स की वैल्यू हमारे पास में इथेनॉल की, तो डायरेक्ट एलिगेशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। भाई इथेनॉल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, इथेनॉल को लेकर हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 60% फर्स्ट बैरल में, ठीक है, और सेकेंड बैरल में कितना है 30% है, और मेन वैल्यू की मैं बात करूँ तो वो कितना है एवरेज 50%। भाई मिक्स करने के बाद में कितनी मात्रा रहनी चाहिए 50% रहनी चाहिए इथेनॉल की,
ठीक है, एलिगेशन यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ये बात हो रही है फर्स्ट बैरल की और ये बात हो रही है सेकेंड बैरल की। ठीक है, मेन वैल्यू ये है 50। तो इसको सोल्व करते हैं भाई। 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा 20, 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा 2:1 का। ठीक है, 2:1 का रेशियो आएगा। डेट मीन्स फर्स्ट जो बैरल है उसमें से अगर मान लीजिए 2 लीटर हम मिलाते हैं तो सेकेंड बैरल में से हमें 1 लीटर जो मिक्सचर है उसे मिलाना पड़ेगा, जो मात्रा है इथेनॉल की 50% करने के लिए। अब यहाँ पर इथेनॉल ना लेकर दूसरा प्रोडक्ट जो गैसोलीन है उसको लेकर भी सोल्व कर सकते थे भाई। फर्स्ट बैरल की बात करें तो फर्स्ट बैरल में जो गैसोलीन है वो कितना परसेंट है 40%। ठीक है, सेकेंड बैरल की बात करें तो सेकेंड बैरल में गैसोलीन कितना है भाई, इथेनॉल 30% है, इसका मतलब गैसोलीन कितना है 70%। अब बात करें मेन वैल्यू की। ठीक है, गैसोलीन की जो मेन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई 50% इथेनॉल है फाइनल कंपाउंड मिक्सचर में। डेट मीन्स 50% ही गैसोलीन होगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तीनों ही वैल्यू ये परसेंटेज में है, गैसोलीन की बात कर रहे हैं। एलिगेशन यहाँ पर लग जाएगा भाई। 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा 20 और 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा फर्स्ट बैरल और सेकंड बैरल के प्रोपोर्शन का वो आएगा 2:1। तो किसी भी एक इंग्रेडिएंट की वैल्यूज़ को लेकर आप एलिगेशन यूज़ कर सकते हैं और दोनों से ही जो प्रोपोर्शन आएगा वो एक ही आएगा। देखिए यहाँ पर 2:1 आया है जब हमने इथेनॉल लिया और यहाँ पर भी 2:1 आया है जब हमने गैसोलीन लिया। तो प्रोपोर्शन एक ही आएगा। किसी भी इंग्रेडिएंट को लेकर आप एलिगेशन यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of the alloy are melted to form a third alloy C, what will be the ratio of gold and copper in C? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहा गया है, ए और बी दो एलोय हैं। एलोय मतलब जब भी दो मेटल को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसे एलोय बोलते हैं। ठीक है, तो ए और बी दो एलोय हैं, गोल्ड और कॉपर को मिक्स करके बनाए हुए हैं और उनका जो रेशो है गोल्ड और कॉपर का ए में वो है 7:2 का और बी में है 7:11 का। ठीक है, और हमसे बोला गया है यदि हम इक्वल क्वांटिटीज़ में, ठीक है, ये दोनों ही एलोय हैं, इनको इक्वल क्वांटिटीज़ में मिलाएं, मेल्ट करके मिलाएं तो एक थर्ड एलोय बनेगा वो है सी। तो उसमें जो रेशो होगा, ठीक है, उसमें जो रेशो होगा गोल्ड और कॉपर का वो रेशियो क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने इस पार्ट में देखे उनसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोपोर्शन वो नहीं पूछा गया कि किस प्रोपोर्शन में इन दोनों ही मिक्सचर्स को मिलाया गया, इन दोनों ही एलोय को मिलाया गया। हमें सिर्फ ये रेशो बताना है कि जब इनको बराबर मात्रा में मिला दिया जाता है तो जो रेशो है गोल्ड, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट हैं गोल्ड और कॉपर, उनका रेशो क्या होगा। तो उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर एलिगेशन नहीं लगाया जाएगा। किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा ये अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गोल्ड और कॉपर की अलग अलग जो क्वांटिटी होगी ए और बी में 1 किलोग्राम पार्ट में, ठीक है, 1 किलोग्राम जो एलोय होगा उसमें गोल्ड और कॉपर की जो अलग अलग मात्रा होगी, अलग अलग क्वांटिटी होगी, उनको निकालेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे क्योंकि इक्वली मिलाया गया है दोनों ही प्रोडक्ट। ठीक है, एलोय ए और एलोय बी इक्वली मिलाया गया है। डेट मीन्स उनका रेशियो है वो सेम रहेगा। इस वजह से गोल्ड का ए में और बी में जो भी पार्ट आता है उनको हम ऐड कर देंगे सी के लिए, और कॉपर का जो पार्ट आता है ए और बी में उनको हम ऐड कर देंगे सी के लिए। तो वही रेशियो होगा गोल्ड और कॉपर का जब ऐड करने पर हमारे पास में आएगा। तो देखिए 1 किलोग्राम एलोय की मैं बात करूं ए की, ठीक है, 1 किलोग्राम एलोय की मैं बात करूं ए से, तो उसमें गोल्ड की जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, रेशियो हमें दिया गया है 7:2 का। तो यहाँ पर गोल्ड की जो क्वांटिटी होगी 7/9 होगी। और कॉपर की मैं बात करूँ तो कॉपर की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी 2/9, और ये किलोग्राम में होगी। ठीक है, किलोग्राम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। 1 किलोग्राम में 7/9 गोल्ड होगा और कॉपर की बात करें तो 2/9 किलोग्राम कॉपर होगा। इसी तरह से 1 किलोग्राम एलोय की बात करें बी की, तो उसमें गोल्ड कितना होगा, तो रेशियो यहाँ पर दिया गया है 7:11 का। तो यहाँ पर जो गोल्ड होगा वो गोल्ड होगा 7/8
18 का, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 7/18 किलोग्राम। और कॉपर की बात करें तो कॉपर कितना होगा 1 किलोग्राम में, 11/18 किलोग्राम। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द एलॉय आर मेल्टेड, ठीक है। तो इक्वल क्वांटिटीज हम यहाँ पर मिला रहे हैं, 1 किलोग्राम एलॉय ए से 1 किलोग्राम एलॉय बी से। तो दोनों को मिलाने पर टोटल जो एलॉय होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 2 किलोग्राम एलॉय हो जाएगा। और उसमें गोल्ड कितना हो जाएगा, उसमें गोल्ड होगा 7/9 प्लस 7/18। भाई सिंपली ऐड हो जाएगा, क्योंकि इक्वल क्वांटिटीज यहाँ पर मिलाई गई है। जितना यहाँ पर 1 किलोग्राम में गोल्ड था एलॉय ए में और एलॉय बी में जितना गोल्ड था, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में जो गोल्ड की क्वांटिटी है 2 किलोग्राम में उतनी आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से कॉपर की जो क्वांटिटी होगी 2 किलोग्राम एलॉय में, वो हमारे पास में आ जाएगी 2/9 प्लस 11/18 होगा। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। देखिए गोल्ड कितना हो जाएगा 2 किलोग्राम में, 18 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 18 डिवाइडेड बाय 9 2 हो जाएगा, 2 इंटू 7 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। 21 डिवाइडेड बाय 18। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम और 3 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम होगा 6 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर 7/6 आ जाएगा। और कॉपर की मैं बात करूँ तो कॉपर कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम कितना आएगा 18 और यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय 9 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 11, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15/18, 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 3 से डिवाइड होगा ये 6 टाइम। तो यहाँ पर गोल्ड की बात करें तो 7/6 होगा और कॉपर की बात करें तो 5/6 किलोग्राम होगा, ठीक है। किलोग्राम की क्वांटिटी हम यहाँ पर यूनिट यहाँ पर लेकर चल रहे हैं 2 किलोग्राम में। अब रेशो तो 1 किलोग्राम की बात करें या फिर 2 किलोग्राम की बात करें या फिर 3 किलोग्राम की बात करें, 4 की बात करें, जितना भी बढ़ाएं बट रेशो तो एक ही होगा। तो इनका रेशो हम देख लेते हैं, गोल्ड और कॉपर का जो रेशो है वो क्या बनता है, ठीक है। तो गोल्ड कितना है 7/6 और कॉपर कितना है 5/6। तो यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरफ ही 6 से इंटू कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा। तो रेशो क्या आएगा, रेशो आएगा 7:5 का। और ये रेशो किस में है भाई, एलॉय सी में है। क्यों, क्योंकि हमने एलॉय ए और एलॉय बी को मिलाया है। भाई 2 किलोग्राम का एलॉय सी बना, जिसमें गोल्ड कितना है 7/6 किलोग्राम और कॉपर कितना है 5/6 किलोग्राम। तो इनके बीच में रेशो हमने निकालना है। तो एलॉय सी के लिए गोल्ड और कॉपर का रेशो आया है 7/5 का, और यही हमसे पूछा गया था और यही हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए क्या पूछा गया है और क्या क्या वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। तो इजीली आप आंसर को फाइंड आउट कर पाओगे। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट आप कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट हमसे जुड़ा हुआ आप मिस ना करें।